A very good evening to all of you. Welcome to PIB Insights. The lead article for today is Wholesale Price Index. अब इस टॉपिक के बारे में आप जब भी न्यूज़पेपर में या फिर PIB में भी रीड करते होंगे तो आपको वहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देती होगी जिसमें रिसेंट 2 या 3 मंथ्स के डेटा होते हैं। उसके थ्रू ये बताया जाता है कि प्राइस की मूवमेंट वो किस डायरेक्शन में है एट द होलसेल लेवल। सो जब भी हम बात कर रहे हों प्राइस मूवमेंट की तो इसको दो टाइप से देखा जा सकता है। एक तो पहले जिसको हम बोल सकते हैं कि होलसेल लेवल पे प्राइस की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। दूसरा जो रिटेल मार्केट होता है जिसमें मैं और आप जाके सामान परचेज़ करते हैं कुछ भी, सो उसे बोलते हैं रिटेल मार्केट। एंड उस लेवल पे अगर प्राइस को मॉनिटर किया जाए तो वो होता है थ्रू CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो ये दो प्राइस इंडाइसेस हैं जिसको यूज़ करके ओवरऑल मार्केट में प्राइस की मूवमेंट को देखा जाता है। दोनों का पर्पस अलग अलग है। सो अगर आप प्योर कॉन्सेप्ट को देखो इकोनॉमिक्स के तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, सप्लाई और डिमांड। अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड हमेशा कंज्यूमर सेंट्रिक होता है, ठीक है। जो रिटेल मार्केट में कंज्यूमर्स, मैं और आप जाके सामान परचेज़ कर रहे हों तो हम डिमांड साइड के मतलब मैं और आप डिमांड साइड के कंपोनेंट्स हो गए उसमें, जो बायर्स होते हैं, ठीक है। या फिर इनको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। दूसरे साइड के लोग हो गए जो सप्लाई साइड के होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। सो ये सप्लाई साइड में आते हैं। तो अगर सप्लाई साइड से प्राइस मूवमेंट को मॉनिटर करना हो तो उसके लिए WPI बहुत अच्छा टूल है, और अगर डिमांड साइड से प्राइस को मॉनिटर करना हो तो उसके लिए CPI होता है। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंसेस और भी बहुत सारे हैं अगर हम फैक्ट वाइज देखें तो, जैसे कि CPI को अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल इंडिया के लिए या फिर अर्बन इंडिया के लिए या फिर कंबाइंड, क्योंकि 3 टाइप से निकाली जाती हैं ये, रूरल, अर्बन, कंबाइंड। ये तीनों CPI के फॉर्म्स, इनको कंपाइल करने का काम होता है, वो होता है NSO का। इसी में CPI के कुछ और भी फॉर्म्स हैं, जैसे कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स और CPI फॉर रूरल लेबरर्स। तो ये जो 3 मैंने अभी जस्ट नाम बोले हैं, इसको कंपाइल करने का काम होता है लेबर ब्यूरो का, जो कि है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने अलग अलग टाइप के इंडाइसेस हैं, एंड इनको कंपाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग एजेंसीज़ की होती हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए बहुत अच्छे से। तो हमने CPI की बात कर ली, तो CPI WPI में यही डिफरेंस है बेसिक, कि CPI रिटेल मार्केट में रिटेल लेवल पे, ठीक है, एंड कंज्यूमर्स के लेवल पे प्राइस को मॉनिटर करता है। और अगर हम बात करें WPI की तो वो हमेशा होलसेल मार्केट में या फिर होलसेल लेवल पे प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करता है। सो अभी मैंने आपको CPI के बहुत सारे फॉर्म्स बताए और ये भी बताया कि उनको कंपाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर हम बात करें WPI की, WPI को कंपाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है with the Office of Economic Advisor that works within the administrative structure of DPIIT, जो कि एक डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और दूसरा है DPIIT, ठीक है। सो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तो ये आज के टॉपिक से अलग है, बट इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ रीड कर रखा होगा, अगर डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट इनडायरेक्टली। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के भी बहुत सारे विंग्स होते हैं अलग अलग। उसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको हम बोलते हैं DGFT, डायरेक्टोरेट जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड। सो ये वो ऑफिस है जिसका काम होता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को टाइमली रिवाइज करना एंड उसको फिर पब्लिश करना। सो लास्ट ईयर 2023 में जो हमारी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है तो उसका भी ड्राफ्ट तैयार करने का जो काम था वो था DGFT का। ना सिर्फ ये, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उनमें से मैक्सिमम वो DGFT के अंडर ही होता है। तो जैसे आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे, जैसे कि APEDA है, APEDA, उसके बाद MPEDA, और इसी तरह बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। तो वो सब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं और उनको DGFT मॉनिटर करती है। सो टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि WPI को कंपाइल करने का काम होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का, जो कि काम करता है अंडर DPIIT। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। CPI में बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, 2,
उसमें से एक है NSO जो कि निकालता है CPI रूरल, CPI अर्बन और फिर इन दोनों को कंबाइन करके जिसका नाम होता है CPI कंबाइंड, और इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, ऑल इंडिया CPI। सो ये आपका क्या है, रूरल और अर्बन का कंबाइंड डेटा होता है, तो इसको कंबाइंड भी बोलते हैं या फिर ऑल इंडिया CPI बोल सकते हैं इसको। ओके, सो ये हमारा लीड आर्टिकल है एंड हम डेटा पॉइंट पहले देखेंगे एंड जो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगी उसमें भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी आपको। यूजुअली ये होता है कि जब भी हम CPI या फिर WPI की बात करते हैं, सो एक तो पहले डेटा पॉइंट हमें याद करना होता है, लेकिन आज के आर्टिकल में हम डेटा पॉइंट को डिस्कस करेंगे ही नहीं क्योंकि वो हमारे लिए अभी फ़िलहाल इररिलेवेंट है। अगर हम RBI ग्रेड B की बात करें तो आपके जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हो सकता है जनवरी में या फिर फेब में जब नेक्स्ट डेटा आएगा अगले मंथ का, क्योंकि ये हर महीने आता है, सो ये डेटा आने के पहले अगर कोई एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट मंथ में, तब फिर आपके लिए वो रेलेवेंट है, तो वो आप अपने नोट्स में उसको हाईलाइट कर लेना। लेकिन RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये ऐसे फिगर्स हैं जो कि हर महीने आ रहे हैं और एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम है। सो इसलिए डेटा पॉइंट्स हमारे लिए उतने रेलेवेंट नहीं रहेंगे, उस पर हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि बाकी और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिसके बेसिस पे हमें अपने नोट्स में उस कंटेंट को जगह देनी होगी, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल देखते हैं। इसके जस्ट ऊपर आप देखो यहाँ पे लिखा है बेस ईयर। सो इसका बेस ईयर WPI का वो है 2011-12। अगर आप CPI के बेस ईयर को देखो तो वहाँ पे लिखा होता है 2012। अब दोनों में अंतर ये है कि ईयर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है फिस्कल ईयर और दूसरा हो सकता है कैलेंडर ईयर। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं कैलेंडर ईयर की, तो उसमें आपको एक ही साल का मेंशन वहाँ पे मिलेगा। तो जैसे अभी का जो कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ है जस्ट, दैट इज़ 2024। लेकिन अगर आप आज के दिन को, ठीक है, आज डेट है 16 या 17, सॉरी 16 है आज। सो आज के डेट को अगर आप ईयर के टर्म में अगर आपको बोलना हो तो फिस्कल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी हैं 23-24 में, बट कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम अभी हैं 2024 में। सो यही डिफरेंस यहाँ पे भी होता है। WPI का बेस ईयर 2011-12 है और CPI का बेस ईयर है 2012। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर CPI का क्वेश्चन पूछे अगर उसके ऊपर कि इसका बेस ईयर क्या है और ऑप्शन में 2011-12 ये दिया हो और फिर दूसरे ऑप्शन में 2012 भी दिया हो, तो आपको हमेशा 2012 पे मार्क करना है क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा से नहीं था, ये रिवाइज हुआ है 2017 में। 2017 में इस बेस ईयर को रिवाइज करके कर दिया गया 2011-12। इसके पहले ये हुआ करता था 2004-5, तो 2017 में इसकी रिवीजन हुई है। ठीक है, वापस आते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एंड यहाँ पे लिखा है पी का मतलब है प्रोविजनल। अब इसकी एक्चुअली में मीनिंग है क्या वो हम आगे के स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, बट नवंबर और दिसंबर दोनों के जो फिगर्स हैं वो अभी प्रोविजनल है, मतलब कि इनमें फर्दर रिवीजन हो सकती है। हो सकता है एक्चुअल जो प्राइस की मूवमेंट हो वो इससे थोड़ा बहुत वेरी करे, बट इसका एक्सटेंट बहुत ही कम होता है वेरी करने का। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक सा इसमें आपको चेंज नहीं मिलेगा। एक बार इसके आप कंपोनेंट्स को देख लो। जो मेजर यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स, मतलब कि WPI जिन भी गुड्स के प्राइस को ट्रैक करता है, तो इन टोटल जो आपका कंबाइंड नंबर होगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जो कंबाइंड नंबर है वो बहुत सारे गुड्स के प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करके तब निकाला जाता है। अब ये जो बहुत सारे गुड्स हैं, सो ये होते हैं टोटल 697। सो टोटल 697 गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक किया जाता है। उसके बाद ये लिस्ट निकलती है, ये पूरा इंडेक्स कंपाइल होता है। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज होता है 22.62, यानी आउट ऑफ 100 22.62 वेटेज प्राइमरी आर्टिकल्स का है। अब ये प्राइमरी आर्टिकल्स क्या होते हैं? सो जैसे आपने इंडस्ट्री में आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर की मीनिंग है, आप उससे डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में होता क्या है? उसमें होता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स,
और उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि माइनिंग हो गया, तो ये सब भी आता है प्राइमरी सेक्टर में ही। लाइकवाइज उन्हीं सब चीज़ों की अगर हम प्राइसेस को ट्रैक करें तो वो होगा पार्ट किसका, प्राइमरी आर्टिकल का। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें फ्यूल एंड पावर। तो ये बहुत ही सिंपल है समझना कि इसमें क्रूड ऑयल और उसमें भी अगर हम बात करें थोड़ा फर्दर तो पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये भी समझना बहुत आसान है कि हम किसको बोलते होंगे। सो इन टोटल 697 आइटम्स होते हैं, तीनों में डिवाइडेड है। उसमें भी एक यहाँ पे आप देख रहे होगे फूड इंडेक्स, तो ये इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये अगर आप ऐड करो तो ये 100 हो जाता है, राइट। तो फिर हम ये अलग से लिख क्यों रहे हैं? ये अलग से हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज प्राइमरी आर्टिकल्स में बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, फूड ग्रेन्स या ये सब चीज़ें, तो वो फूड रिलेटेड आइटम्स हो गए। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फूड रिलेटेड होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं टोमेटो की, टोमेटो को आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो प्राइमरी आर्टिकल्स में, ठीक। उसी को यूज़ करके, उसी को प्रोसेस करके फिर उसके बाद बनता है केचप, वो आप यहाँ पे काउंट करोगे। तो मतलब दोनों से जो फूड आइटम्स के पार्ट हैं या फूड आइटम्स रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे वो सबको आप अलग कर दो, तो वो बनता है फूड इंडेक्स का पार्ट। तो फूड इंडेक्स का वेटेज जो होगा अगर आप आउट ऑफ 100 देखोगे तो वो होता है 24.38। इसका बल्क में पोर्शन जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो निकल के आता है प्राइमरी आर्टिकल से, और कुछ पोर्शन इसका निकल के आता है मैन्युफैक्चर्ड, ये जो थर्ड वाली कैटेगरी है, उससे। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नोट करना है कि फूड इंडेक्स में फ्यूल एंड पावर का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, वो होता है प्राइमरी आर्टिकल का या फिर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल जो होते हैं उसके। तो इन दोनों से निकल के आता है जो वो फॉर्म करता है बाद में फूड इंडेक्स। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है। और फूड इंडेक्स का नंबर ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 24.38 ये आपको याद होना चाहिए। सो टेबल में जितनी भी चीज़ें हैं अब वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आपको ये भी जानने को मिलेगा कि ये प्रोविजनल की मीनिंग क्या है, ठीक। तो हम पहले आगे चलते हैं, वापस इस पे आएंगे टेबल पे और फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे। सो कुछ और भी फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड WPI से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड नॉर्मली ये आपको न्यूज़पेपर या फिर नोट्स में मिलता नहीं है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना अपने जो भी आप मंथली या फिर ऐसे वीकली फॉर्म में अपने नोट्स बना रहे हो वहाँ पे ये पार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले इंडेक्स क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स एक ऐसा टूल है या फिर मेजरमेंट करने का तरीका है जिसके थ्रू जो आपने वेरिएबल्स को अपने फ्रेम में रखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है वो फूड आर्टिकल्स की बात हो या या कुछ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जिसको कि आप ट्रैक कर रहे हैं कुछ महीने से लगातार। सो उन्हीं वेरिएबल्स को अगर आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स में देखो तो उनकी प्राइस में क्या मूवमेंट है, यही आपको देता है WPI का फिगर, WPI का नंबर। उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका बेस ईयर पहले हुआ करता था 2004-05, उससे रिवाइज करके इसको किया गया 2011-12, और ये काम हुआ है कब, 2017 में। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद टोटल 697 आइटम्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आता है अंडर DPIIT, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसको याद रखना। अब ये जो फिगर्स हैं, तो सपोज अभी हम जनवरी में, जो न्यूज़ आर्टिकल में आज का आया है तो वो एक्चुअली दिसंबर का डेटा है। तो अगर जनवरी मंथ के WPI की अगर हम बात करें तो वो आएगा फरवरी में। यूजुअली आता है 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी मंथ का जो पूरा WPI नंबर है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में ऑन 14th। बट अगर 14th कोई वर्किंग डे नहीं है, हॉलीडे है, जैसे संडे हो सकता है या फिर कोई भी ऐसे हॉलीडे हो गई, पब्लिक हॉलीडे। सो अगर 14th डे को अगर कोई हॉलीडे है तो ये फिगर फिर निकलता है उसके नेक्स्ट वर्किंग डे को। दैट्स वाई जो इस मंथ का डेटा है वो 14 तारीख को नहीं आया था क्योंकि 14 को संडे था। सो इसलिए ये 15th जनवरी के PIB में कवर्ड था। तो ये आपको याद रखना है कि 14th को निकलता है, और अगर 14th को हॉलीडे है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे को निकलेगा।
सो अगर 14th को आ रहा है डेटा तो ऑब्वियसली उसमें कितना होता है टाइम लैग 2 वीक्स का, मतलब जनवरी का जो पूरा डेटा है वो आपको मिलेगा फेब के 14th को। तो इसमें जो टाइम लैग हो गया वो होता है 14th सॉरी ये होता है 14 डेज का या फिर 2 वीक्स का। अब अगर आप में से बहुत लोगों ने कोर्स लिया होगा तो हमने एक बात की थी वहाँ पे, 2 टाइप के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स और दूसरे टाइप के होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग का मतलब होता है वैसे इंडेक्स जो कि हमें इकोनॉमी में आगे का कुछ ऐसे इंसाइट दे, मतलब कि आगे का कुछ वो वहाँ पे प्रोजेक्शन बोल लो या फिर फोरकास्ट बोल लो। तो ये सब चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं किसी इंडेक्स से तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। बट WPI हो चाहे CPI हो, ये हमेशा पिछले मंथ की बात हमें बता रहा होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो ये भी आपको नोट करना है कि WPI क्या है, एक टाइप का लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, अब जो लास्ट यहां पे फैक्ट बचता है वो ये कि जो प्रोविजनल फिगर्स हैं जो अभी हमने बात की है कि 14th को आता है, तो वो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोविजनल फिगर। मतलब उसमें अभी भी रिवीजन का स्कोप होता है, हो सकता है जो एक्चुअल नंबर बाद में निकल के आए वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन 14th को, नेक्स्ट मंथ के 14th को जो डेटा आएगा उसको हम बोलेंगे WPI प्रोविजनल। तो एक बार ये डेटा जब आ जाता है प्रोविजनल, उसके कुछ दिनों तक इसको फिर से मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इसमें रिवीजन का स्कोप है। अगर नहीं है तो कुछ दिनों के बाद इसको बोला जाता है कि अब ये एक्चुअल नंबर है। सो ये रिवीजन होती कब है, तो इसमें भी आपको एक फैक्ट मिलेगा, वो ये कि WPI का जो फिगर है जो कि पहले प्रोविजनल है उसको 10 वीक्स के बाद फाइनलाइज किया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई रिवीजन नहीं होती, वो फिर एक्चुअल नंबर है जो कभी और रिवाइज नहीं हो सकती। तो अब इसको आप समझना कि ये 10 वीक्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी की, जनवरी मंथ कंप्लीट हुआ, फेब में 14th को इसका डेटा आएगा। अगर हम इन टोटल बात करें तो टोटल 14 वीक्स के बाद, सॉरी टोटल 10 वीक्स के बाद इसका डेटा फ्रीज हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्चुअल फिगर उसका WPI का। तो अगर हम देखें 10 वीक्स का मतलब क्या हो जाता है, 4 + 4 + 2, राइट। तो यानी अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी का डेटा पूरा फेब प्रोविजनल रहेगा, पूरा मार्च प्रोविजनल रहेगा, और अप्रैल में जब मार्च मंथ का प्रोविजनल डेटा आएगा उसी समय ये अनाउंस किया जाएगा कि जनवरी का डेटा अब फ्रोजन है, मतलब वो परमानेंट हो गया, वो एक्चुअल हो गया। तो अप्रैल को 14 अप्रैल को जो डेटा आएगा मार्च का, उसके साथ साथ आपको जनवरी की एक्चुअल नंबर भी दिखाई देगी। तो PPT के लास्ट में जो आर्टिकल्स हैं वहाँ उस पर आप क्लिक करना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इसके साथ जो आर्टिकल हमने कवर किया है, तो नवंबर दिसंबर तो हो गए, ठीक है, अक्टूबर का जो डेटा है उसके आगे प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ है। वो इसलिए कि अक्टूबर के डेटा को अब जाके ये अनाउंस किया गया कि अब ये एक्चुअल नंबर है। तो लाइकवाइज जनवरी का जो डेटा होगा वो आपको अप्रैल में, उसका जो एक्चुअल नंबर है वो आपको अप्रैल में मिलेगा जानने को। सो स्टैटिक जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं WPI से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिया है आज। इससे ज़्यादा कुछ और आपको मिलेगा नहीं एंड इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड है भी नहीं। सो जितनी भी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं उसको आप नोट्स में हाईलाइट करना, और अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं वैसे तो ये सारे पॉइंटर्स को आपको वहाँ पे इंक्लूड करना है। इसके आगे आपको कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस कि WPI जो कैलकुलेशन होती है उसमें अगर रिवीजन हो किसी टाइप की, तब फिर उसमें कुछ नए फैक्ट्स आ सकते हैं। जब तक रिवीजन नहीं हो रही है इसके पूरे फ्रेमवर्क में, तब तक इससे ज़्यादा आपको कुछ और कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो नंबर्स होते हैं WPI के चाहे CPI के, वो हमेशा एग्ज़ाम से 1 महीने पहले का आपको देखना है। जैसे मान लो 9 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, तो 9 जुलाई को आपको पता है, मैंने अभी बताया कि WPI 14th को आता है, राइट। तो अगर 14th को आता है WPI और एग्ज़ाम अगर 9 जुलाई को है, तो आपको वो डेटा याद रखना है जो कि 14 जून में आया होगा। इससे पहले का याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस जून में ये देख लेना कि ट्रेंड क्या है ओवरऑल, मतलब ये पहले से कम हुआ है या फिर बढ़ा है, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। सो WPI से रिलेटेड सारा कुछ कवर हो चुका। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है
इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। एक बार पहले आप खुद से इसको वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट वेटेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द WPI इज गिवन टू प्राइमरी आर्टिकल्स। अब आप रिकॉल करो तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स जो थे उसका वेटेज परसेंटेज वो सबसे ज़्यादा था, वो मोर देन 60 था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। अच्छा, उसके बाद है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रिलीजेज द WPI डेटा। ये भी गलत है, बिकॉज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो होता है यहाँ पे, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ये है DPIIT का, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड है यहाँ पे, WPI फूड इंडेक्स कंटेन्स आर्टिकल्स फ्रॉम प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये भी गलत है, बिकॉज वहाँ पे फ्यूल एंड पावर नहीं आता। जो फूड इंडेक्स है वो बस प्राइमरी एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल से लिए जाते हैं, इसमें फ्यूल एंड पावर का कोई रोल नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट है, देयर आर नाउ 696 आर्टिकल्स दैट आर कंसिडर्ड टू मॉनिटर द होलसेल प्राइसेस इन इंडिया। ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये नंबर 697 है। तो मतलब कि जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा? नन। सो ये आपका क्वेश्चन था आज का। अब इसके आगे और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो एक एक करके आप देखो। इसकी रेफरेंस आपको PIB आर्टिकल्स जो होती हैं वो आपको इस PPT के एंड में मिल जाएगी। तो आप सारे आर्टिकल्स पे क्लिक करके एक बार देख लो, रीड करो एंड ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो भी आंसर आ रहा है या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि हमने जो आंसर दिया है वो मैच ना कर रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि वो क्यों सही या फिर गलत है, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।